हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यूं कहें तो जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको इस चैप्टर से डर लगता है, आज उनका इस चैप्टर से डर खत्म हो जाएगा। चैप्टर का नाम आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, चतुर्भुज, जिसमें बेसिकली मेन फोकस हमारा रहेगा चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर, जिसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे बड़ा जो आपके एग्जाम में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा नंबर का जो भी क्वेश्चन आता है, 90% चांस रहते हैं कि वो इसी चैप्टर से देखने को मिलता है। एग्ज़ाम के पहले आपको पूरी तैयारी कराने की मैंने जिम्मेदारी ली थी, तो ये जिम्मेदारी को मैं बहुत अच्छे से पूरा कर रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, उसके आगे की जानकारी को सीखेंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं एक चतुर्भुज बनाऊं, मैंने चतुर्भुज बना दिया। इस तरीके से एक चतुर्भुज बनाते हैं कि जिसके जो चारों शीर्ष हैं, वो वृत्त की कहाँ पर, परिधि पर स्थित होते हैं। अगर मैं कहता हूं तो ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, और ये एक क्या है, सी पॉइंट है, और एक ये क्या है दोस्तों मेरे, डी पॉइंट हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आपको दिख रही है ये वृत्त की क्या कहलाती है, तो ये वृत्त की परिधि कहलाती है, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और ये ए बी सी डी, ये चारों वृत्त के क्या हैं, ये चारों वृत्त के वर्ग के क्या हैं, ये चारों के चारों हैं वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष चतुर्भुज के होते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, आप कहोगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, उन्हें हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा, तो आप यही अब बताओगे डिफिनेशन कि इसके चारों, भाई वृत्त क्या है, चतुर्भुज है तो चार शीर्ष होंगे, तो चारों शीर्ष कहाँ स्थित होंगे, वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जितने आपके बुक में है सारे कराऊंगा, डोंट माइंड, बस आपको लगातार लगा रहना है, ठीक है ना। ये आपका हो गया चक्रीय चतुर्भुज। अब कुछ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जो आपको याद रखने हैं, बस इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो लगने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की कैटेगरी में क्या आता है, सबसे पहला ये कंसेप्ट आता है कि इसके जो संगत कोण, आमने सामने के जो कोण है, शीर्षाभिमुख कोण हम कह लें, ये आमने सामने के कोण बराबर होंगे। जैसे कोण ये ए है और ये कोण सी है, तो कोण ए और कोण सी, ये कोण ए और कोण सी जो है, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, यानी इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, है ना। इनको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं। हिंदी में आप इनको लिख सकते हो, ये क्या होते हैं, रैखिक युग्म में होते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अब देखिए जरा बात को समझिए, अगर आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है इधर से, तो क्या इधर से भी आमने सामने का सम 180 डिग्री होगा। दिस एंगल इज बी एंड दिस आल्सो इज डी इज इक्वल टू 180, यानी मैं कहूंगा कि एंगल बी प्लस में एंगल डी को करूंगा तो ये कितना आने वाला है, ये भी 180 डिग्री आने वाला है, और इसका जो रीजन है वो सेम हो जाएगा। ये क्या है, रैखिक युग्म में हो जाएंगे। दो आपको बातें यहां से याद रखनी है। अब दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं यहां पर इसको बढ़ा देता हूं, अगर मैंने इस लाइन को बढ़ा दिया, आपको ये रेड वाली लाइन दिख रही है ना, ये रेड वाली लाइन को मैंने क्या किया, BC को बढ़ाया, DC को मैंने मान लिया कि E पॉइंट तक बढ़ा दिया है। तो ये जो ये वाला एंगल दिख रहा है ना, ये रेड वाला एंगल, इस साइड का एंगल, ये वाला एंगल, मैं इसका नाम अल्फा दे देता हूं। ये एंगल ऑलवेज इक्वल होगा इस वाले एंगल के, एंगल ए के। मैं इसका नाम अगर बीटा दे दूं तो ये एंगल ऑलवेज इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार अगर मैं इसको इधर को बढ़ा देता हूं, इस तरीके से इधर बढ़ा दिया, मान लिया इसको मैंने F पॉइंट तक बढ़ा दिया, तो ये जो आपका ये वाला एंगल है, अगर मैं इसका नाम दे देता हूं, मान लिया इसका नाम मैंने ओमेगा दे दिया। ओमेगा का मतलब कोई सा भी, देखो आप यहाँ वेरिएबल मैं समझाने के लिए मान रहा हूं, आप कोई सा भी वेरिएबल मान सकते हो। मैंने यहाँ ओमेगा मान लिया कि ओमेगा कोई एंगल है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। दिस आल्सो इक्वल टू थीटा,
बात समझ में आई है? नहीं, अभी देखो क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जरा ध्यान से समझना दोस्तों। मैंने कहा कि ये वाला एंगल यानी अल्फा किसके बराबर होगा, एंगल अल्फा किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल बीटा के बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने कहा ओमेगा, एंगल ओमेगा किसके बराबर होगा, तो ये थीटा के बराबर हो जाएगा, एंगल थीटा के बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको 4 प्रॉपर्टी याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इतनी बात आपको पता है तो आप बताइए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और आपको चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं। यहां तक क्या बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है? भाई आमने सामने के एंगल का सम 180 होगा और ये वाला जो एक का बाह्य कोण अंतः कोण के सामने वाले कोण के बराबर होता है। एक का बाह्य कोण अंतः वाले कोण के सामने वाले कोण के बराबर होता है। बात क्लियर हो गई है? डन है इतनी बात? ओके तो इसी को बेसिकली हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज और इससे बाहर कोई भी कंसेप्ट नहीं है। 2 कंसेप्ट और बता रहा हूं कि 2 कंसेप्ट जो आप चक्रीय चतुर्भुज में लगाओगे जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बाद फिर हम एक और चतुर्भुज डिस्कस करेंगे, फिर सीधे मूव ऑन करेंगे अपने क्वेश्चनों की तरफ। जितने आज तक क्वेश्चन पूछे गए सब करा दूंगा, ठीक है ना। वो तो कंसेप्ट थे साइक्लिक चतुर्भुज के, और अब आपको कुछ गोल्डन कंसेप्ट जो यहाँ पर लगेंगे वो आपको याद रखना है। गोल्डन कंसेप्ट क्या है जरा ध्यान से समझिए। गोल्डन कंसेप्ट ये कहता है कि अगर मान लिया कोई सर्कल है, ये एक कोई सर्कल है, ठीक है दोस्तों, सर्कल हो गया। सर्कल के बीचों बीच में क्या होगा, सेंटर होगा, इसको हम बोलते हैं ओ। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर को ओ बोलते हैं। अब ये जो ए बी मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं, ए और बी, ये ए बी क्या है, ए बी जीवा है भाई। ए बी इज अ कोड। आप ए बी क्या लिख सकते हो, ए बी जीवा है। मैंने कई बार बताया जीवा क्या होता है, तो वृत्त के परिधि पर कोई भी 2 पॉइंट रैंडम आप ले लो और उनको आप मिला दोगे तो वो वृत्त की जीवा हो जाती है। ए बी क्या है, वृत्त की जीवा है। अगर जीवा से मैं एक ही जीवा से उसके सरकमफेरेंस पर एक एंगल बनाता हूं परिधि पर, और वहीं से मैं एंगल बनाता हूं सेंटर पर। भाई दो एंगल में बनाता हूं, एक सरकमफेरेंस पर बनाता हूं और एक बनाता हूं इसके सेंटर पर, इस तरीके से। तो ये इन दोनों एंगलों में क्या रिलेशन होता है कि जो अगर मैं नाम इसका ए बी और इसका नाम सी दे देता हूं, तो मेरे दोस्त जो एंगल ए ओ बी है यानी कि ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी के होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में मैं ये कंसेप्ट लगाऊंगा तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा कि ए ओ बी जो ये एंगल होगा हमेशा इस एंगल का 2 गुना होता है। अगर इतनी बात आपकी समझ में आई है तो आप हिंदी में इसको क्या लिखोगे कि एक ही जीवा से केंद्र पर बना एंगल हमेशा 2 गुना होता है उसी जीवा से परिधि पर बने एंगल के। इतनी बात क्लियर हो गई है? अगर ये बात आपकी क्लियर है तो आप हमें इतनी बात तो जरूर बता सकते हो कि सर अगर ये रिलेशन ठीक है तो क्या ये रिलेशन नहीं ठीक है। बताइए कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। बताओ क्या इतनी बात मैं कहूंगा तो इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली है? क्या दोनों रिलेशन बिल्कुल ठीक होंगे? बोलो, खुद सोच के बोलो, बताओ दोनों रिलेशन ठीक होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि अगर मैं 2 into में है इधर ले आऊंगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। भाई ए ओ बी का आधा ही तो एंगल ए सी बी होगा। तो कहने का ये तात्पर्य है कि चीजें जिस प्रकार आगे बढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार रिवर्स में भी आते हैं। कैसे? अगर मैं आपसे कहा कि परिधि पर बना एंगल हमेशा आधा होगा उसी कोड से, उसी जीवा से केंद्र पर बने एंगल के। बोलो क्या बात क्लियर है? डन है सर? बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये गोल्डन कंसेप्ट नंबर 1 था। दूसरा कंसेप्ट जो आपको याद रखना है, ये पहला था और दूसरा आपको क्या याद रखना है कि कोई भी सर्कल है, जैसे ये कोई भी एक सर्कल है तो सर्कल का एक सेंटर होगा। भाई सेंटर से मैंने यहाँ पर सेंटर मान लिया कि ओ है, सेंटर ओ है, और ये ए बी इज अ ब्यास, ब्यास इज आल्सो कोड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए वृत्त का सबसे छोटी जीवा क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा, नॉट
नॉट छोटी जीवा, वो तो हम कैन नॉट डिटरमाइन कह सकते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास ही होता है, इतनी बात आपको याद रखना पड़ेगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास ही होता है। कैसे होता है वो भी समझा देता हूं, थोड़ा सा लगे हाथ मैं आपको बताता हूं। भाई सेंटर से, ये सेंटर से और यहां तक ओ ए, ये क्या होगी, रेडियस होगी, और ओ बी क्या होगी, ये भी रेडियस होगी। ये रेडियस मिलकर दो रेडियस बनाएंगे, और दो ही रेडियस तो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। अरे बोलो, रेडियस का 2 गुना ही तो व्यास होता है, मैंने मेंसुरेशन में पढ़ा रखा है, यहां भी पढ़ाया था। अब ये पूरी व्यास है, तो ये 2 पॉइंट ए और बी हुए, और अभी बताया कि कोई भी रैंडम 2 पॉइंट आप वृत्त की परिधि पर लोगे तो उसे क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास ही होता है। ठीक है, अब मैं इसको आर को रिमूव कर रहा हूं ताकि आपको जो कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं वो मैं आपको बता पाऊं। अब ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में मैं कोई सा भी एंगल बना दूं, यहां मान लिया एक एंगल बन रहा है, मैं अर्धवृत्त में दोस्तों कोई सा भी एंगल बना दूं, ये सारे के सारे एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सारे के सारे एंगल बराबर होंगे, और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ये सब आप क्लास 9th में प्रूव करके देखे होंगे, जिन्होंने क्लास 9th में मैथ पढ़ी है उन्होंने ये सब प्रूव किया होगा, लेकिन आपको डायरेक्ट थ्योरम याद रखनी है, प्रूव करने पर नहीं जाना है। यानी मैं आपसे कहता हूं ये ए बी, ये सी मान लेता हूं, ये डी मान लेता हूं, ये ई मान लेता हूं, तो मैं कहूंगा कि एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी और इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये क्या मैं कहने की कोशिश कह रहा हूं कि अर्धवृत्त में बना एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। सेमी सर्कल में बना एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होता है। क्लियर। दूसरी चीज कि अर्धवृत्त में कितने भी एंगल बना दो वो सबके सब बराबर होंगे, या मैं यूं कह दूं कि एक ही कोड से, एक ही जीवा से हम कितने भी एंगल बनाएं वो सब बराबर होंगे। अगर ये 90 डिग्री ना होता, भाई ये भी बिल्कुल सत्य है, मैं इधर लिखता हूं जरा ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक फिगर बनाता हूँ, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, ऐसे करके मैंने फिगर ये बना दिया। ठीक है, अब ये क्या है, एक वृत्त है, और मैंने यहाँ पर एक जीवा ले ली ए और बी। अब मैं यहाँ से कितने भी कोण बना दूं, कितने भी एंगल बना दूं, ये सारे के सारे एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही कोण से बने सारे एंगल बराबर। रीजन, क्योंकि यार ये व्यास है, और व्यास सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा, कोण होती है। तो चाहे जीवा से कहें हम सारे एंगल बराबर होंगे। एक प्रॉपर्टी, इन दोनों में क्या अंतर है, यहां सारे एंगल बराबर तो होंगे, बट 90 डिग्री हो ना हो इसकी गारंटी क्वेश्चन ही देता है कि होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अर्धवृत्त में बना एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, ये बात आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए इतनी चीजें मोर देन सफिशिएंट हैं क्वेश्चन लगाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले समलंब चतुर्भुज सीखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों पर आएंगे। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? चलिए जी, चक्रीय चतुर्भुज में बस इतना चीजें हैं जो आपको पता है। अगर ये सारी चीजें आपको पहले से पता है तो देख लेना, एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। बस चीजें करनी है तो बस आपको प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट, ये बात तो आपको पता ही होगी, है ना। चलिए जी, अब मैं आपको बताता हूं समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज, इसको क्या बोलते हैं भैया, समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश में इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें, अगर मैं फिगर बना के समझाऊं तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ऐसे करके मैंने क्या कर दिया कि एक फिगर आपके सामने बना दिया। चीज़ों को समझना मेरे भाई, ऐसे करके मैंने एक फिगर आपके सामने बना दिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है,
ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ये 4 पॉइंट मैंने कह दिए। अब ये पहले बताओ कि ये कैसा चतुर्भुज होगा? समलंब चतुर्भुज होगा। रीजन क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक पेयर यानी साइड्स का 1 पेयर, भुजाओं का एक जो जोड़ा होता है, जोड़ा कैसा होना चाहिए? समांतर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। बस वही क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, समांतर शब्द का अर्थ जानते हो? समधन अंतर, यही तो इसका संधि विच्छेद होगा। भाई समांतर का मतलब होता है समधन अंतर, हिंदी तो आपने पढ़ा ही होगा। भाई समांतर का अगर मैं आपसे पूछूं कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका संधि विच्छेद होगा समधन अंतर, यही तो बन जाता है समांतर। तो आप देखो, सम का मतलब होता है बराबर और अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, यानी दो ऐसी भुजाएं जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है वह समलंब होती हैं, समांतर होती हैं। देखो जैसे समझो, अगर मैं कह दूं कि ये वाली जो लाइन आपको ए बी लाइन दिख रही है और ये डी सी लाइन दिख रही है, इनके बीच की गैप हम कहीं भी देखें वो बराबर होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्लोब, ग्लोब में क्या होता है कि एक होती है इक्विलेटरल लाइन, यानी ऐसी लाइनें होती हैं, वहां पर एक अक्षांश होती है, एक देशांतर होती हैं। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी 111.11 किलोमीटर होती है, तो उनकी डिस्टेंस ऑलवेज बराबर होती। ये नहीं कि इंडिया में उसकी डिस्टेंस 111.11 किलोमीटर है, वैसे आप इंग्लैंड या लंदन वगैरह में पहुंच जाओ तो वो 200 किलोमीटर हो जाएगी, ऐसा नहीं। पैरेलल लाइन होती हैं, उनके बीच का गैप हमेशा बराबर ही होगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है ऐसे करके, और यहां से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं ऐसे करके। ठीक है सर, क्लियर हो गई बात, है ना? तो मैं कहता हूं कि ये ए बी सी डी, ये मैंने कहा ई है और ये मैंने कहा कि एफ पॉइंट हो गया है। अब आप यहां पर समझ रहे हो, अगर मैं कहूंगा कि जो ए ई साइड है क्या वो बी एफ के बराबर होगा? आप हमें बताओ, जो ए ई साइड है क्या वो बी एफ के बराबर होगा? रीजन, क्योंकि ये क्या है, ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। भाई देखो फिगर देख के समझ लो, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ही क्या है? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी तो ऑलवेज इक्वल होती है, तो इसीलिए ये दोनों साइडें क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। और यहाँ जो ए बी साइड है, यानी जो ए बी साइड है ये पैरेलल है। पैरेलल का सिंबल दो लाइनें ऐसे क्रॉस में, हाँ ना, ये इसको बोलते हैं स्लैंटिक लाइन, तिर्यक लाइन, ऐसे तिरछा खींच देते हैं। तो ए बी बराबर क्या होगा? ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई है। बस इसका हमसे देखो क्या क्या चीजें पूछ सकता है। सबसे पहले आपसे इसका परिमाप पूछ सकता है, परिमाप। परिमाप का मतलब सर इसका पूछ सकता है पेरीमीटर। अब परिमाप क्या होगा? भाई मान लेते हैं कुछ समय के लिए ये जो साइड है इसकी लेंथ जो है वो a सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी जो लेंथ मैं मान लेता हूं वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी जो लेंथ यहां से यहां तक मान लेता हूं ये c सेंटीमीटर है, और इसकी जो लेंथ मान लेता हूं वो कितनी है? वो d सेंटीमीटर है। तो किसी भी फिगर का परिमाप कैसे निकलता है? सभी भुजाओं का योग। भाई पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्री। भाई अगर बाउंड्री का सम कर देंगे वही ना पेरीमीटर होगा, तो हम इसका क्या कर देते हैं? सम। यानी एक हमारे पास साइड ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। अगर इन सबका मैं सम कर दूंगा तो यही मेरे दोस्त निकल कर आएगा पेरीमीटर, यानी कि परिमाप। अब आप हमें सीधे सीधे ये भी बता सकते हो कि देखो सर, अगर परिमाप ये है तो अर्ध परिमाप तो अब बच्चा बता सकता है कि इनका अर्ध का मतलब आधा ही तो होता है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन के 2, ये क्या आ जाएगा? सेमी पैरामीटर। इसको बोलते हैं पेरीमीटर और इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ये s होता है। बोलो बात क्लियर समझ में आ गई है? बोलो भैया बात क्लियर समझ में आई है कि नहीं आई है? आ गई है ना? ठीक है। अब इसमें आपसे पूछेगा क्षेत्रफल, एरिया।
क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखो क्षेत्रफल के लिए आपको फार्मूला याद रखना है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और इनटू क्या हो जाता है, ऊंचाई हो जाता है, इनटू ऊंचाई। बुक में ऐसे लिखा होता है 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस में B2 इनटू के हाइट, वेयर B1 B2 इज द पैरेलल साइड। B1 B2 क्या होंगी, समांतर भुजाएं होंगी, ये बात आपको याद रखनी ही पड़ेगी। इतनी बात अगर आपकी समझ में आई है तो बोलो क्या आप क्वेश्चनों के लिए तैयार हो, फटाफट बोलो क्या आप क्वेश्चनों के लिए तैयार हो। अगर इतनी बात आपकी समझ में आई है तो समझ में आ गई होगी बात, है ना। एक क्वेश्चन में केवल आपको अपनी तरफ से कराना चाहता हूं ताकि क्वेश्चन लगाने से पहले आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके और आप सीधे से बता सको कि आई एम रेडी, मैं रेडी हूं क्वेश्चन को फोड़ने के लिए, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके सामने लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि यदि समलंब चतुर्भुज, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 मीटर स्क्वायर है, यदि एक समांतर भुजा, यदि एक समांतर भुजा जो है, एक समांतर भुजा 40 मीटर तथा ऊंचाई जो है, ऊंचाई हाइट आपको ना, तथा ऊंचाई जो है वो 15 मीटर है, 15 मीटर है, तो कहा गया कि दूसरी समांतर भुजा बताओ, दूसरी समांतर भुजा आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया है, आप वीडियो को रोकिए, भुजा बताओ और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया 450 मीटर स्क्वायर, यदि एक समांतर भुजा 40 मीटर है तथा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो ऊंचाई है वो 15 मीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा आपको बताना है। चलिए वीडियो को रोकिए और बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। फटाफट सभी दोस्त बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो मैं लगाता हूँ, मैंने कहा यार क्वेश्चन हमें दिया क्या क्या गया, हमें क्षेत्रफल दिया गया है ना, हमें एरिया दिया गया है, कितना दिया है 450 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरी चीज हमको क्या दिया है, समांतर भुजा, एक समांतर भुजा दी गई है, यानी भाई समांतर भुजा को मैं B1 से लिख लूं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो, यानी हमें B1 दिया है। पहली समांतर भुजा कितनी दी गई है, 40 मीटर दी गई है, ठीक है। दूसरी चीज हमें हाइट, ऊंचाई दी गई है कितनी, 15 मीटर, और आपसे कहा देख भैया हमें दूसरी समांतर भुजा बताओ, माने हमें B2 की वैल्यू बताना है, B2 की वैल्यू बताना है। यानी अब हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे कि जो क्षेत्रफल होता है समलंब का वो 1/2 ब्रैकेट में B1 प्लस में B2 इनटू के क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। अब कोरिया का बच्चा भी यहाँ पर वैल्यू रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। यानी क्षेत्रफल के स्थान पर रखोगे कितना मेरे भाई, तो 450 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 2। B1 मतलब कोई सी भी एक भुजा रख दो, मैंने 40 मीटर रख दिया, ओहो, प्लस में देखो 40 मीटर, प्लस में हमें B2 नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने B2 फाइंड करना यही रख लिया, इनटू हाइट 15 मीटर है, ये 15 मीटर रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्लियर है। अब ये 2 हमें जाएगा इधर, किस में, ये इधर जाएगा इनटू में, क्योंकि ये तो इधर अपॉन में है ना, अपॉनी में तो है, तो 450 इंटू कितना हो जाएगा, 450 मीटर स्क्वायर इंटू के हो जाएगा आपका 2 बराबर, इस तरफ बचा कितना, इस तरफ बचा 40 मीटर प्लस में B2 और इंटू क्या बच गया दोस्तों, 15 मीटर बच गया। 450 दुना कितना होता है 900 मीटर स्क्वायर, और ये 15
इनटू में है, इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा 15 बराबर इस तरफ बचा 40 मीटर प्लस में B2, यही तो। अब देखो ये 15 मीटर था तो मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, 15 छक्का कितना हो गया 90, यानी 60 आ गया कि नहीं आ गया, यानी इधर बचा 60 मीटर बराबर के 40 मीटर प्लस में B2 बचा मेरे भाई, 40 मीटर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वी कैन से दैट कि B2 विल बिकम इज इक्वल टू 60 मीटर माइनस के 40 मीटर। तो अब आप बताओगे 60 मीटर से 40 मीटर घटा देंगे तो आ जाएगा 20 मीटर, एकदम से सही जवाब। अगर आप चेक करना चाहते हो तो पहली थी 40, फिर था 20, 40 20 कितना हो गया 60, यही तो हो गया। 60 का 15 से इंटू कराओगे तो 900, 900 का हाफ करोगे तो 450 एरिया आएगा, जो कि क्वेश्चन में भी हमसे कह रहा था कि भैया इतना ही एरिया आना चाहिए। बोलो क्या बात क्लियर हो गई है भैया? बताओ, एक पहला जो एग्जाम्पल था वो मैंने सॉल्व कराया, क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? क्लियर है ना? चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की तरफ और उसके क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने आपकी बुक का रख दिया है। क्वेश्चन इस तरीके से है, फिगर भी मैंने बना दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD क्या है, विकर्ण हैं, डायगोनल हैं। यदि एंगल DBC बराबर 55 डिग्री तथा एंगल BAC बराबर 45 डिग्री, तो कहा गया कि एंगल BCD का मान आपको ज्ञात करना है। एक बात जरा मेरे को समझाना है आपको कि जब भी कभी ऐसे कोई एंगल लिख दे, एंगल ABC, तो एक्चुअल में वो किस एंगल की बात करता है? बीच वाले एंगल की बात करता है। यानी यहां लिखा एंगल BCD, तो किस एंगल का मान निकालना है? एंगल C का मान निकालना है। ये मैंने करोड़ों बार आपको बताया है, ठीक है। देखो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से जरा देखना। सब कुछ फिगर में लिखा दिया गया है, लैंग्वेज यहाँ पर लिखी है, आपने पढ़ ही लिया होगा। आपसे कौन सा एंगल पूछे है सर? आपसे ये वाला पूरा एंगल पूछे, यही ना पूरा एंगल C होगा, ये वाला पूरा एंगल आपसे पूछे है। अब आप देखो, मैं यहाँ से इस फिगर को अगर थोड़ा सा सही बनाऊँ, घुमा के बना दूँ, इस फिगर में कुछ किया नहीं गया, बेसिकली फिगर को रिवर्स बनाया गया। देखो, एग्जामिनर क्वेश्चन आसानी देता है, उनको थोड़ा सा टिपिकल कैसे बनाता, या तो लैंग्वेज का खेल होगा या तो फिगर का खेल होगा। अब फिगर में मैं आपको फिगर को सीधा बना के दिखाता हूँ, सीधा फिगर अभी आपकी समझ में आ जाएगा। ये मैं DC वाली लाइन को नीचे रखता हूँ, मैंने C को घुमा के इधर कर दिया तो ये C हो गया और ये D हो गया, ठीक है। अब इस CD से एक बार बना है BD, एक बार बना है AC, यानी एक बार यहाँ बना है B, ये B नाम हो गया, और एक बार बना है A, ये A नाम हो गया। ये A है और ये B है। अब ये अभी मैंने आपको थ्योरम बताई थी क्या, यह एक जीवा है, ये एक जीवा है, तो जीवा से कितने भी एंगल बना लो वो बराबर होंगे, यानी ये एंगल बराबर होगा। तो आप बताओ, क्या ये मैं यहाँ पर ना जो जिगजैग लाइन बना रहा हूँ, इस लाइन पे ध्यान से देखना, क्या ये लाइन जीवा है? कहोगे जी बिल्कुल है। इसी जीवा से एक ये वाला एंगल बन रहा है 55 डिग्री, और इसी जीवा से एक ये वाला एंगल बन रहा इधर वाला 55 डिग्री, तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों होंगे? तो उसका रीज़न आप ही लिख सकते हो कि एक ही जीवा से बने कोण हैं, या मैं कह दूं एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। आप यहाँ पर लिखोगे कि एंगल ए, भाई ऐसे लिख सकते हो कि एंगल, भाई देखो ये एंगल कौन सा होगा? CBD, यही तो होगा, यानी एंगल CBD इक्वल टू एंगल किसके होगा? CAD के होगा, CAD के होगा। रीजन क्या लिखोगे? एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही क्या है मेरे दोस्त? वृत्तखंड के कोण हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात। इसलिए मैं क्या कहूँगा कि एंगल CAD कितना होगा? क्या 55 डिग्री होगा? क्योंकि ये जब एंगल
CBD 55 डिग्री है तो ये भी एंगल 55 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात क्लियर समझ में आई है। अब क्वेश्चन में एक लाइन हमें दिया गया है, कौन सी लाइन दिया गया कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इस पूरे आमने वाले एंगल का मान, इस पूरे एंगल का मान इस एंगल के मान के बराबर होना चाहिए। बोलो भाई, यही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है। तो आप लिखोगे एंगल, कौन सा एंगल होगा मेरे दोस्त, BAC, एंगल BAC प्लस में एंगल, ये कौन सा एंगल होगा आप बता सकते हो, ये कौन सा एंगल होगा, CAD, एंगल CAD बराबर किसके होना चाहिए, ये एंगल और इस एंगल का सम 180, यानी एंगल BCD, ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस में एंगल BCD, यही देखो बताना था, इनका सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल हैं, तो हम इनको क्या हिंदी में बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं। ध्यान से समझना, प्रॉब्लम यही होती है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान, लेकिन आप गलत कर दोगे अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे। BAC का मान रखो, BAC बीच वाला एंगल देखो, बीच वाला एंगल कितना है 45, मैंने लिख दिया 45 डिग्री, प्लस में CAD कितना है सर 55 डिग्री, तो मैंने रख दिया 55 डिग्री। हमें यही निकालना है तो BCD अपन निकालेंगे, उधर हो जाएगा 180। डन है जी। 45 55 कितना होता है 100 भाई, 45 55 100 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो सीधे निकल कर आएगा एंगल BCD कितना होगा 180 माइनस में 100 डिग्री, वी कैन से दैट कि एंगल BCD कितना आ जाएगा 80 डिग्री, और यही क्वेश्चन का सही जवाब है। एंगल BCD कितना होगा 80 डिग्री होगा। देखो आपसे BCD ही पूछे था, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल आसान होती है, बस प्रॉब्लम तभी आती है जब हम क्वेश्चन को सही से रीड नहीं करते हैं। बोलो क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है दोस्तों, क्लियर बात समझ में आ गई है ना, डन है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाता हूँ, फिगर, उसको समझना। मैं पहले फिगर बनाऊंगा, तब तक आप फिगर को समझोगे, फिर मैं लैंग्वेज लिख दूंगा, क्योंकि देखो मेन है इसका, जो इन क्वेश्चनों का मेन है फिगर। अगर फिगर समझ में आया तो मान लीजिए 80% क्वेश्चन समझ में आ गया, 20% जो थोड़ा बहुत डाउट रहता है वो हमको लैंग्वेज से समझ में आ जाता है ना। मैं फिगर बनाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा फिगर को, ठीक है। देखो इस तरीके से एक फिगर दिया गया है, यहाँ ऐसे, और फिर यहाँ पॉइंट दिया गया है C, और यहाँ पॉइंट दिया गया है D, ठीक है, C है और D है। ऐसे करके C से A को मिलाया गया है, ये A पॉइंट हो गया। यहाँ पर एक E पॉइंट है, ऐसे E पॉइंट हो गया, और इस E पॉइंट को D पॉइंट से मिला दिया गया है, ठीक है सर। यहाँ पर D पॉइंट को इससे मिलाया गया है, ये लाइन हो गई है आपकी B, और B को C से मिला दिया गया है, और ये वाली लाइन इससे मिला दी गई है। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ये एंगल आपको दिया गया है 36 डिग्री, और आपसे पूछे किसका मान है, ईस्ट हुए x का मान पूछे है, x का होगा, x क्या होगा। अब आपको क्वेश्चन अभी समझ नहीं आया होगा, बट रुको जरा, मैं लैंग्वेज लिखता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज। क्वेश्चन में कहा गया है कि AC वृत्त का व्यास है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ कहा गया कि AC क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक है ना, ये वृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया, ठीक है सर। फिर आगे कहा गया ये, हाँ बस x का मान बताना, बस इतनी चीज दी गई है, तो x का मान बताओ। इस क्वेश्चन में तो लैंग्वेज कुछ दी ही नहीं गई है। अब आप समझिए x का मान कैसे बताओगे, बताओ x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा आपको बताना है। अब देखो जरा भैया ध्यान से समझिए, अभी जस्ट मैंने बताया था जो व्यास होता है, जो व्यास होगा वो वृत्त को दो इक्वली पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता, माने अर्धवृत्त बना देता है, सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल में बना एंगल कितने डिग्री का होगा आप बताएंगे, 90 डिग्री का होगा। गोल्डन कंसेप्ट नंबर 2 मैंने बताया था कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर ये सर AC व्यास है, देखो AC व्यास क्वेश्चन में दिया गया, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, CBA या AB
ABC पूरा 90 डिग्री होगा। बिल्कुल सही बात, यानी एंगल ABC कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप इसके पीछे का रीजन भी लिख सकते हो। ये क्या है, अर्धवृत्त में बना कोण है, और अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है सर, 90 डिग्री का होता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये ABC दो एंगलों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो एंगल हैं, आप कहोगे सर एक तो ये वाला छोटू वाला एंगल है और एक बड़ा वाला एंगल है। तो अगर छोटू और बड़े वाले एंगल दोनों को ऐड कर दूं तो क्या वो 90 के बराबर आना चाहिए। अरे बोलो, देखो कॉमन सेंस का काम है। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 के बराबर आएगा, कहोगे जी बिल्कुल आएगा। तो अगर मैं कह दूं कि ये 36 प्लस में इस वाले एंगल को जोड़ू, यानी कि ये वाला एंगल कौन सा होगा, मान लिया या कोई F पॉइंट है तो FB और A, और ये FBA इन दोनों को मैं ऐड करूंगा एंगल को, तो भैया ये 90 डिग्री के बराबर आएगा। अब हमारे को पहले ना FBA चाहिए, FBA तो ये 90 36 आ जाएगा, माइनस में 36, तो विल बिकम एंगल FBA इज इक्वल टू 90 से 36 घटाएंगे तो क्या 54 डिग्री आ जाएगा। अब सर ये मैंने इसको क्यों निकाला, भाई मैथ में जो को वैल्यू निकालते हैं उसको ना कोई रीज़न तो होना चाहिए। तो इसको इसलिए निकाला मेरे दोस्त, क्योंकि ये अगर 54 आ गया, ये अगर 54 आ गया तो यही देखो तभी ना पूरा ये 90 डिग्री बनेगा, 54 प्लस 36 90 डिग्री तभी ना बनेगा। तो ये आपको दिख रहा हूँ मैं जो ब्लैक पार्ट को ना डार्क कर रहा हूँ ब्लैक से, इसको जरा ध्यान से देखना। क्या ये मेरे दोस्त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्या ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। आप कहोगे जी बिल्कुल चक्रीय चतुर्भुज, 1 2 3 और 4 ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, या इस तरीके से इसको ना मिलाएं। अगर मैं इसको नहीं मिलाता हूं, इसको ना मिलाऊं तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों वर्टेक्स कहाँ हैं, तो चारों वर्टेक्स कहाँ हैं भैया बोलो, तो वो वृत्त की परिधि पर हैं, यानी इस पूरे एंगल का सम इस एंगल के बराबर होगा। तो आप कहोगे कि जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 54 डिग्री प्लस में 36 डिग्री के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप लिख सकते हो ये क्या है, रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म क्या होते हैं, जिनका सम 180 होता। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 6 और 4 10, यही आएगा, नहीं आएगा। थोड़ा सा गलती हो गई भैया, समझो क्या हुआ है, इन दोनों का सम 180 होता है, यानी x प्लस में 54 प्लस में 36 बराबर के 180 डिग्री होगा। अभी हो गया था एक्सीडेंट। अब इसके सामने लिखोगे रैखिक युग्म, ये क्या होंगे सर, रैखिक युग्म होने वाले हैं। अब x की वैल्यू इजीली आप निकाल लोगे, 54 36 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस के 100 डिग्री, यानी x की वैल्यू सीधे सीधे आपको दिख रही होगी कितने डिग्री आएगी, 80 डिग्री, एकदम से राइट आंसर। 80 डिग्री क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, 80 डिग्री एकदम राइट आंसर होगा। समझ में आ गई बात। देखिए मैं उन क्वेश्चनों को मैंने पिक किया है जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हैं, बाकी आसान क्वेश्चन तो आप सभी लोग लगा लोगे, है ना। अब चलिए पहुंचते हैं, एक क्वेश्चन 2016 का पूछा गया प्रश्न है, उस प्रश्न को कर लेते हैं, क्योंकि देखो पिछले साल जो आते हैं क्वेश्चन उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में पूछे जा सकते हैं। बाकी नए क्वेश्चन तो हम लगातार मॉक टेस्ट में कर ही रहे हैं ना, बहुत सारे मॉक टेस्ट कर भी चुके हैं और पूरा मैंने आपको सिलेबस भी पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, प्रश्न संख्या 4। ये कह रहा है कि एक ABCD चक्रीय चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से है। मैं फिगर बना देता हूँ, ऐसे करके आपके सामने दिया गया है भैया, ये आपके सामने एक फिगर दिया गया है ना। इसका नाम नीचे यहाँ A B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD एक जिसमें एंगल B और एंगल D आपको ज्ञात करना। एंगल A बराबर है एंगल C के, एंगल A बराबर है एंगल C के।
ए बराबर है एंगल सी के और कहा गया कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। यदि एंगल बी जो है वो 95 डिग्री है, 95 डिग्री है, तो आपसे कहा गया एंगल ए का मान बताओ। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। और ये जो ए बी सी डी है चक्रीय चतुर्भुज है, ये भी आपको दिया गया है प्रश्न में। तो प्रश्न की लैंग्वेज आप समझ गए होंगे, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न की लैंग्वेज तो आप समझ ही चुके होंगे। मैं फिर से रीड कर देता हूँ प्रश्न की लैंग्वेज जो होगी। प्रश्न की लैंग्वेज इस तरीके से होगी कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जहां पर एंगल बी 95 डिग्री है। यदि एंगल ए बराबर एंगल सी के है तो आपको बताना एंगल ए का मान क्या होगा। एंगल ए का मान क्या होगा। अब ध्यान से मेरे दोस्त सुनना है आपको क्वेश्चन को। अब जरा एक बात बताओ, अगर एंगल बी 95 है तो मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ ये कितना है, 95 है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये बी एंगल कितना हो, 95 है। तो आप बताओ कि एंगल बी प्लस में एंगल डी कितना होना चाहिए भाई बताओ। 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज हैं और आमने सामने के एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। रीजन भी लिख सकते हो, दिस इज रैखिक समीकरण नहीं, रैखिक युग्म, यही तो होगा। अब एंगल बी की वैल्यू रखो 95 प्लस में एंगल डी मेरे को कैलकुलेट करना है 180। 95 जाएगा माइनस में तो एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस में 95। आप कहोगे कि एंगल डी कितना आएगा, 95/500 और ये 85, यानी एंगल डी कितना आ गया, 85 डिग्री आ गया है। यानी ये वाला एंगल कितना आ गया सर, 85 डिग्री आ गया। लेकिन ये तुम्हारे से पूछा नहीं गया था, फिर भी मैंने निकाल लिया, पूछ ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे पूछा एंगल ए, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी क्वेश्चन में कहा गई है कि एंगल ए बराबर है एंगल सी के। तो हम यहां करेंगे, मान लेंगे कि माना एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर x डिग्री। अरे बोलो भैया क्या ये x डिग्री होगा? भाई दोनों बराबर हैं तो x मान लिया, यानी ये भी x होगा और ये भी x होगा। और अब हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्वेश्चन बता देंगे। अब ये एंगल और इस एंगल यानी x प्लस में x, या आप यहाँ पर लिख भी लो कि एंगल ए प्लस में एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अरे क्यों होगा, कोई रीजन बता सकता है? बोलो बोलो, टेल कहोगे यस, ये क्या है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। दोनों का मान x है तो x प्लस x बराबर 180, तो सीधे सीधे दिख रहा होगा कि 2x बराबर के 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। 2 जाएगा भाग कर देगा। और आपसे पूछे था एंगल ए का मान, एंगल ए भी 90, एंगल सी भी 90, तो आप लिख सकते हो कि अतः जो एंगल ए है वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यही क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। एंगल ए कितना होगा, 90 डिग्री, एंगल डी कितना होगा, 85 डिग्री, और एंगल सी कितना होगा, वो भी होगा 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी क्या है, बराबर हैं। बात समझ में आ गई है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गई बात ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे एक और क्वेश्चन को लगाते हैं। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, ये 2016 का पूछा गया था, और अब जो मैं करा रहा हूँ ये 2017 में पूछा गया है ना। जितने कंसेप्ट बताएं उसके सिवा कोई नया कंसेप्ट लगता ही नहीं है, ये बात आपको याद रखकर ही चलना पड़ेगा। क्वेश्चन का मैं फिगर बनाता हूँ आपके सामने कुछ इस तरीके से। एक सर्कल है, ठीक है सर, यहाँ पर है बी और सी लाइन, ये इस तरीके से हो गई बी लाइन, इस तरीके से सी लाइन हो गई है। यहाँ पर है ए पॉइंट, लो जी ए पॉइंट हो गया। यहाँ पर है डी पॉइंट, ये डी पॉइंट हो गया, और नीचे दिया गया है आपको ई पॉइंट, यहाँ पर ई पॉइंट दिया गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी एक चक्रीय, एक समबाहु चतुर्भुज है। क्वेश्चन कहा गया कि यदि ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी एक समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके से। आगे क्वेश्चन कहा गया तथा डी ई वृत्त पर 2 बिंदु हैं, एंगल बी डी सी के मान बताओ। एंगल बी ई सी और एंगल बी
डी सी के मान बताना है, बी डी सी के मान बताओ। चलो लगाओ क्वेश्चन को, इन दोनों के मान बताना है। आप जल्दी से बताइए इन क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा, इन क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया यार, इसमें तो कोई वही नहीं बची है, दम ही नहीं बची है क्वेश्चन में। देखोगे कैसे, अगर ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, सम का मतलब समांतर, बाहु का मतलब भुजाएं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं सारे एंगल बराबर होते हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। खरबों बार मैंने आपको ये बताया हुआ है। यानी अब मैं आपसे कहूं कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यानी एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी ए बराबर एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए बराबर कितने डिग्री, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज के कोण हैं। ऐसे लिख सकते हो, समबाहु त्रिभुज के कोण हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सारे कोण बराबर होते तो 60 60 60, तभी ना 180 वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, है ना। हाँ, अब ये देखो ध्यान से समझिए, अगर ये सब एंगल 160 60 के आगे, अगर ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये एंगल आप कैसे बताओगे, क्योंकि बी ई सी का मान बताना, बी ई सी। अब इस वाले चतुर्भुज को देखो, ए बी ई सी, ए बी ई सी एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। आप लिखोगे चतुर्भुज ए बी ई सी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अरे सर कैसे हमने कहा चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चारों एंगल ए बी ई सी चारों वर्टेक्स कहाँ है, वृत्त की परिधि पर हैं, इसीलिए आमने सामने के एंगल का सम कितना होगा, 180। यानी कि एंगल ए प्लस में एंगल ये बी ई सी हो जाएगा, बी ई सी इनका सम 180 होगा। रीजन, क्योंकि ये रैखिक युग्म है मेरे भाई। ये कौन सी युग्म है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं। अब एंगल ए आपको निकालना दिया गया है 60 डिग्री, और प्लस एंगल बी ई सी की वैल्यू हमें निकालना है, तो 180 आ गया। 60 को उधर भेजो तो एंगल बी ई सी कितना आएगा, अब 180 माइनस 60 करोगे तो एंगल बी ई सी कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। सर एक तो एंगल हमारा निकल गया, एक एंगल निकल गया कि एंगल जो बी ई सी है वो 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। लो एक निकल गया, लेकिन एक कैसे निकालेंगे, बी डी सी ये वाला निकालना है। कौन सा, ये वाला कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना। ये क्या है, ये एक जीवा है कि नहीं है, ध्यान से देखो। ये एक जीवा है कि नहीं है, ध्यान से देखो। आप कहोगे जी बिल्कुल यह एक जीवा है। अगर मेरे दोस्त ये जीवा है तो एक ही जीवा से कितने भी एंगल बना लें, बताना नहीं, वो बराबर होते हैं, अभी बताया था ना। यानी मैं कहूँगा कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल बी डी सी के। एंगल किसके बराबर होगा, बी डी सी के। क्यों बराबर होगा, एक ही जीवा से बन रहे, मतलब एक वृत्त खंड के कोण हैं, और वृत्त खंड के कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। यानी इसीलिए मैं कह सकता हूँ जो एंगल बी ए सी होगा वही एंगल बी डी सी होगा। यानी एंगल बी डी सी किसके बराबर, 60 डिग्री के बराबर। और दोनों क्वेश्चन के आंसर आ चुके हैं, बी डी सी 60 डिग्री के और बी ई सी 120 डिग्री का आ चुका है। ये क्वेश्चन के जवाब हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने जितने भी टफ क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब यकीन मानिए कि आप में जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे अगर आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का पूरा कंसेप्ट और अगर आपने गोल्डन रूल, वो दोनों कंसेप्ट को या रूल को जो आपने पढ़ा है उनको अप्लाई कर पा रहे हो तो क्वेश्चन लग जाएंगे। फिर भी अगर क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा है तो आप चैनल पर जाएंगे, चैनल के जब होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी डीएलएड 4th सेमेस्टर की। ठीक है, उसमें मैंने पहली तो बात पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, वो अलग प्लेलिस्ट बनी है। यदि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिनको लगता मुझे प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं, मुझे मॉक टेस्ट लगाने हैं, मुझे पवन पब्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो
उनके लिए मैंने मॉक टेस्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें 10 मॉक टेस्ट मैंने करा दिए हैं, 10 मॉक टेस्ट करा दिए हैं। और इन 10 मॉक टेस्टों में आपके 100+ क्वेश्चन हैं, तो खैर 120 से ज़्यादा भी क्वेश्चन कराया है मैंने, 100+ क्वेश्चन मैंने कराया। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो और सिलेबस आपका कंप्लीट है तो आप तैयार हो एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना दोस्तों। मिलेंगे आपसे एक नए क्लास में, जब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।